जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्मी में से एक है और हर वर्ष 1 अगस्त को चीन में आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे पीएलए डे भी कहते हैं। पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो चलिए चीन के इस खास दिन पर बात करते हैं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में, या यूं कहें चाइनीज आर्मी के बारे में, कि ऑन पेपर चीन इसको जितना स्ट्रॉन्ग दिखाता है तो एक्चुअल में भी वो उतनी स्ट्रॉन्ग है भी, या फिर ये भी केवल एक प्रोपेगेंडा है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो चाइनीज आर्मी है वो ऑन पेपर हर किसी पर एक बहुत ही कमाल का इंप्रेशन छोड़ती है। या यूं कहें चीन का जिस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नैरेटिव वॉरफेयर चलता है तो उसका इस्तेमाल करके चीन ने पूरी दुनिया में अपनी आर्मी को लेकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है जिससे चाइनीज पीएलए के अंदर जो कमियां हैं वो आसानी से निकल के सामने नहीं आ पाती हैं या हर कोई उसको नहीं देख पाता है। जैसे कि करप्शन, जो कि अभी वर्तमान समय में चाइनीज पीएलए के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और ये धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। जो चाइनीज आर्मी है वो इंप्रेसिव नंबर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भ्रष्टाचार जैसे इश्यूज का सामना कर रही है। और हाल ही के समय में चाइनीज आर्मी के कुछ हाई प्रोफाइल केसेस जिनमें उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, तो उन सभी मामलों ने चाइनीज पीएलए के अंदर रिश्वतखोरी और पावर्स का गलत इस्तेमाल करने वाले कल्चर को एक्सपोज किया था। और इसी करप्शन के चलते चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने मिलिट्री के अंदर से कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को टर्मिनेट करना पड़ा था। और पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चाइनीज पीएलए के 9 सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को टर्मिनेट किया गया है और इनमें से कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स चाइना की रॉकेट फोर्स से भी बिलोंग करते थे, वो फोर्स जो कि चाइना के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर लैंड बेस्ड मिसाइल्स की जिम्मेदारी रखती है। इसी तरह से 6 जनवरी को ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे भ्रष्टाचार और घोटाले की वजह से चाइना के जो अधिकतर मिसाइल्स हैं उनमें फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ मिला है। और ये भी बताया गया था कि कैसे चीन की अधिकतर मिसाइल साइलोज के जो लीड्स हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर रूप से चाइनीज मिसाइल्स के लॉन्च को प्रभावित करता है। और इसी करप्शन के चलते चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को चाइनीज आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर और अपने डिफेंस मिनिस्टर तक को टर्मिनेट करना पड़ा था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रॉकेट फोर्स और उनके पूरे देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के अंदर करप्शन इतना ज्यादा है जिसको लेकर अधिकतर यूएस ऑफिशियल्स भी ये मानते हैं कि आने वाले वर्षों में शी जिनपिंग द्वारा बड़ी सैन्य कार्रवाई पर विचार करने की संभावना बेहद ही कम है। और चाइनीज पीएलए और चाइना के डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ते हुए इसी करप्शन के चलते जो शी जिनपिंग का अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने वाला कैंपेन है तो उसकी रफ्तार भी काफी कम हुई है। हालांकि ऑन पेपर ये दिखाया जाता है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो बहुत तेजी से एडवांस हो रही है, बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है करप्शन और घोटाले वाला, जो कि चाइनीज पीएलए को अंदर से कमजोर कर रहा है, तो उसको हमेशा छिपाया जाता है। और चाइनीज पीएलए के अंदर करप्शन केवल पैसे के बारे में नहीं है बल्कि ये पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में भी है। चाइनीज आर्मी के अंदर प्रमोशंस अक्सर खरीदे जा सकते हैं और जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो वो मेरिट और एक्सपीरियंस वाले सोल्जर्स की तुलना में तेजी से रैंक पर ऊपर चढ़ सकते हैं और यही चीज आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल और प्रभावशीलता को कमजोर करती है। इसके बाद अगर बात करें चाइनीज पीएलए की मैन पावर की, यानी कि उनके सोल्जर्स, तो संख्या के मामले में तो चीन की आर्मी सबसे बड़ी आर्मी में आती है, लेकिन जब बात आती है एक रियल कैपेबिलिटी की तो अधिकतर पीएलए सोल्जर्स बैटल हार्डन नहीं है। और इस बात का खुलासा भी तब हुआ था जब चाइनीज आर्मी को अपने सोल्जर्स पूर्व लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड टेरेंस में निलामी के सामने खड़े करने पड़े थे। तब उस समय कई ऐसी वीडियो सामने आई थी जिनने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे पूर्व लद्दाख में जो चाइनीज सोल्जर्स तैनात हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आदत नहीं है। और तो और भारत और ताइवान इन देशों के साथ तनाव के चलते जो अधिकतर चाइनीज सोल्जर्स हैं तो उनके अंदर कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देखे गए थे, जिसमें नर्वसनेस, एंजाइटी, फियरफुल इमोशंस, तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो कि चाइनीज सोल्जर्स फेस कर रहे थे। नवंबर 2022 में पीएलए डेली ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि इंटेंस कॉम्बैट ट्रेनिंग के चलते चाइनीज पीएलए के कुछ ऑफिसर्स और सोल्जर्स को एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि चाइनीज एक्सपर्ट्स के स्टडीज में सामने आया था कि कम से कम 25% पीएलए पर्सनल को काफी फ्रिक्वेंटली अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए चाइनीज आर्मी ने अपने सोल्जर्स के लिए काउंसलिंग सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करी थी और जिससे उनके ट्रूप्स के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को कम करने के लिए उनका रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट किया जाता था, उनको अलग अलग तरह के कोर्सेज से गुजारा जाता था। यहाँ तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक स्टेटमेंट में खुद इस बात के संकेत मिले थे कि वो भी ये मान रहे हैं कि उनके जो सोल्जर्स हैं उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। और जिस तरह से भारतीय सैनिकों के पास 4 दशक से भी अधिक समय का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है, तो उस तरह का एक्सपीरियंस चाइनीज सोल्जर्स के अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। इसके अलावा ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस, तो ये भी चीन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि जो चीन है वो मॉडर्न इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा निवेश करता है, लेकिन चाइनीज आर्मी के जो ट्रेनिंग के तरीके हैं वो अक्सर काफ़ी पिछड़े हुए हैं
और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कि चीन के पास एक पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी। तो ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल स्किल्स और मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स के बीच एक ऐसा गैप क्रिएट करती हैं जो कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है, जो कि गलवान क्लैश के समय हम सब ने देखा था कि किस तरह से वेल इक्विप्ड होने के साथ साथ संख्या में अधिक होने के बावजूद भी उन्हें बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा था। बाकी अक्सर हम ये बात कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट केवल तभी अच्छे हैं जब उन्हें चलाने वाला खुद अच्छा हो। अक्सर ये देखा गया है कि चाइनीज़ आर्मी क्वालिटी से ऊपर क्वांटिटी पर अधिक ध्यान देती है और इसी वजह से उनके पास अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद भी उनके इस्तेमाल को लेकर अक्सर प्रश्न उठते रहते हैं। और चाइनीज़ PLA के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस के बीच जो कनेक्शन की कमी है, तो यही कनेक्शन की कमी एक महत्वपूर्ण बाधा भी है। और चीन जितनी तेज़ी से मॉडर्न इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने पर काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन एडवांस इक्विपमेंट को उनके फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट करने के लिए चीन के जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन ने एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के मामले में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है, जिसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स, सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ये सभी शामिल हैं। हालांकि वो बात अलग है कि चीन के एडवांस टेक्नोलॉजीज की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को लेकर हमेशा एक संदेह बना रहता है और उसका कारण यह है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजीज को लेकर जो क्लेम करता है तो अक्सर ग्राउंड रियलिटीज में वो क्लेम सही साबित नहीं हो पाते। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर आप इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को केवल एक्वायर करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि आप उस टेक्नोलॉजी को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में कितने बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट कर पा रहे हैं तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है, और जिसमें रिगरस ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्ट्रेटजी एडेप्टेशन ये सभी चीज़ें शामिल हैं। और जबकि साउथ चाइना सी और भारतीय सीमा जैसे क्षेत्रों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन कमियों को उजागर करते हैं, जिसमें अक्सर ये देखा गया है कि चाइनीज़ PLA अपनी ताकत को लेकर जो अनुमान लगाती है तो वहीं दूसरी तरफ वास्तविक झड़पें चाइनीज़ आर्मी की कमजोरियों को उजागर करती है। और फिर चाइनीज़ मिलिट्री के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी और प्रोपेगेंडा पर जरूरत से ज़्यादा निर्भरता तो वो स्थिति को और भी जटिल बना देता है। और जब बात प्रोपेगेंडा की आती है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चाइनीज़ PLA की इमेज को मेंटेन रखने में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें भव्य रूप से चाइनीज़ मिलिट्री की परेड और फिर उसके ऊपर चीन की स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया द्वारा चाइनीज़ मिलिट्री को इनविंसिबल फोर्स की तरह दिखाना। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा चीन अपनी आर्मी की इमेज को बनाए रखने के लिए यूज़ करता है, लेकिन ग्राउंड की जो रियलिटी है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। और अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इमेज पर जोर देने का मतलब है कि आप महत्वपूर्ण मुद्दों को अक्सर दबा देते हैं। और इन्हीं सब अलग अलग इश्यूज़ के चलते एक्सपर्ट्स का तर्क रहता है कि चाइनीज़ PLA को वास्तव में एक विश्व स्तरीय सेना बनने के लिए पहले इन सभी आंतरिक मुद्दों का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें इस बात को भी दर्शाती हैं कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो किस तरह से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके ऑन पेपर अपने आप को एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ही विपरीत है। चीन की आर्मी के अंदर ही ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो कि चाइनीज़ आर्मी के रियल कैपेबिलिटीज़ को एक्सपोज कर देती है। और एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि जो असली स्ट्रेंथ होती है वो केवल नंबर्स या इक्विपमेंट से नहीं होती है, बल्कि वो इंटीग्रिटी, स्किल्स और एथिकल कंडक्ट से भी आती है, और जिसकी चाइनीज़ आर्मी के अंदर बेहद ही कमी है। बाकी इसी नोट के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।